हेलो एंड वेलकम। आज मैं फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ये चैप्टर है आज का पारिस्थितिकी इकोलॉजी। तो ये इकोलॉजी क्या है, तो आज हम लोग समझेंगे कि इकोलॉजी क्या है। मैंने ट्राई किया है, अगर इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, अगर ना समझ में आए, तो अगर हमसे किसी भी तरह की दिक्कत हुई हो तो आई थिंक आई हैव टू डिजर्व सॉरी फ्रॉम यू ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहला है कि इकोलॉजी, यह विज्ञान की वो शाखा है जिसमें कि पारस्परिक संबंधों या जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो आई थिंक ये समझ में नहीं आया होगा, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ फिर से समझाने का। मतलब इकोलॉजी है कि यह ना एक विज्ञान है। लॉजी का मतलब ये होता है अध्ययन, और इकोलॉजी दैट मीन्स गोइंग टू द साइंस। इट्स द सब्जेक्ट्स ऑफ द साइंस, इट्स द पार्ट ऑफ द साइंस, जिसमें कि जीवों के पारस्परिक, उनके मध्य होने वाली जो भी क्रियाएं होती है, उनके बीच के संबंध है, उनके संबंधों का हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जो स्टडी करते हैं इसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजी, ठीक। और फिर नेक्स्ट है कि इकोसिस्टम क्या है। तो ये इकोलॉजी और इकोसिस्टम में दो चीज़ें हैं। इकोसिस्टम ये एक सिस्टम है और इकोलॉजी है ये एक अध्ययन है। तो इकोसिस्टम है कि यह एक पर्यावरणीय तंत्र है जिनमें सामान्य रूप से जीवमंडल के सभी सामान्य संगठनों के समूह जो कि पारस्परिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं। ये सम्मिलित, हम उनको एक कंबाइन कर रहे हैं कि उन चीज़ों को हम कहेंगे तंत्र। दैट मीन्स हम उन चीज़ों के तंत्र को किस में कौन चीज़ को शामिल कर रहे हैं, उन चीज़ों को तंत्र मतलब एक सिस्टम कहेंगे, और उसके बारे में हम लोग अध्ययन जो करेंगे वो हो जाएगा फिर इकोलॉजी। और उनके मतलब जो सिस्टम हम जो बनाएंगे उन सिस्टम को कहेंगे इकोसिस्टम, और उसी के अध्ययन को हम लोग कहेंगे फिर इकोलॉजी। ये देख लीजिए, फिर सामने दोनों का डेफिनेशन लिखा हुआ है। तो आई थिंक ठीक ठाक समझ में आ गया होगा। तो हम लोग का आज जो टॉपिक है वो सिर्फ है इकोलॉजी को समझना। तो ये इकोसिस्टम थोड़ा सा इसीलिए डालें क्योंकि दोनों में कंफ्यूज ना हो। इकोसिस्टम एक सिस्टम है और इकोलॉजी उन सिस्टमों का ही अध्ययन है। तो आई होप यू ऑल क्लियर अबाउट दिस, राइट। सो आगे देखते हैं। फिर है नेक्स्ट की पारिस्थितिकी या इकोलॉजी। ये हम आज पढ़ रहे हैं। तो इनकी जो उत्पत्ति हुई है, ये ग्रीक भाषा के ऑइकस, जिसका मतलब होता है निवास स्थान, प्लस लॉगिजा, जिसका मतलब होता है लॉजी मतलब स्टडी, से हुआ है। इन दोनों चीज़ों से मिलके बना है इकोलॉजी। अतः पारिस्थिति से तात्पर्य होता है कि घर में अध्ययन से है। पारिस्थिति का तात्पर्य क्या है कि जीवों के घर में अध्ययन से। इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म होम। फिर है कि पारिस्थितिकी वो विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन। ये 2 बार पढ़ चुके हैं। इनका प्रयोग सबसे पहले प्रोफेसर अर्नस्ट हैकल ने 1869 में किया था, जो एक जर्मन अर्थशास्त्री थे। स्टार्टिंग में पारिस्थितिकी का संबंध केवल वनस्पति से था, ठीक है। वनस्पति तथा पर्यावरण के मध्य तक ही सीमित था, मतलब वनस्पति और इन्वायरमेंट और उनके बीच में क्या अंतर संबंध है, इसी को ही अध्ययन किया था। लेकिन अब इसका संबंध पर्यावरण से किया जाने लगा है, और पर्यावरण के साथ साथ मानव से भी किया जाने लगी। ये हम लोग आगे देख लेते हैं। फिर है कि पारिस्थितिकी के कितने टाइप्स है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द इकोलॉजी। तो कोई बुक्स में बहुत सारा टाइप्स दिखेंगे आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना। इसमें 7 टाइप्स है। ये 7 टाइप्स में ही आपको सारी चीज़ मिल जाएगा, जो कि आपको अलग अलग बुक्स में बहुत सारे इनको तोड़ मोड़ के बहुत सारे भाग में बांट दिया गया है। तो पहला है ग्लोबल इकोलॉजी, इसका मतलब होता है वैश्विक पारिस्थितिकी। फिर है लैंडस्केप इकोलॉजी, इसका मतलब है भूदृश्य पारिस्थितिकी। इकोसिस्टम इकोलॉजी, इसका मतलब ये होता है पारिस्थितिकी या पारिस्थितिकी। फिर होता है कम्युनिटी इकोलॉजी, इसका मतलब होता है सामुदायिक पारिस्थितिकी। पॉपुलेशन इकोलॉजी, जनसंख्या पारिस्थितिकी। ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी, जीवों का पारिस्थितिकी होता है। और फिर मॉलिक्यूलर इकोलॉजी का मतलब आणविक पारिस्थितिकी। हम लोग एक एक करके इसको डिस्क्राइब करते हैं, ये दोनों चीज़ है क्या, इनमें कैसे कैसे किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो वैश्विक पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में बड़े स्तर पर होने वाले पारिस्थितिक या पारस्परिक अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। मतलब एक लार्ज स्केल पे, लार्ज मतलब लेवल पे, ये छोटे मोटे लेवल नहीं। इसका मतलब देख लो, अब ये एग्जाम्पल में दिया हुआ है
कि एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर इन दोनों के बीच की जो अंतर संबंधी पारस्परिक क्रिया होगी उनके अंतर संबंधों का अध्ययन हम लोग रखेंगे वैश्विक पारिस्थितिकी। वैश्विक का मतलब ये होता है कि वर्ल्ड वाइड, और वर्ल्ड वाइड तो हम ये लैंडस्केप या फिर इकोलॉजी में नहीं देख सकते हैं, इनको हम पूरी तरह से नहीं कह सकते। तो पारिस्थितिकी वैश्विक का करने का मतलब तो ये हो गया ना, हम लोग अगर ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो वैश्विक का मतलब अगर कहीं पे बोलते हैं कि डिस्क्राइब द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड लेवल स्केल, तो उसका कहने का ये मतलब हो जाता है कि हम लोग दूसरे देश के तीसरे देश के बीच में किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग उसमें मेजर या माइंस करते हैं। यहाँ पे ऐसा मतलब नहीं कर रहा है। ये पारिस्थितिकी के बारे में बात करें तो पारिस्थितिकी के बड़े लेवल के यहाँ पे एग्जाम्पल देने के लिए हम कह रहे हैं कि वायुमंडल और स्थलमंडल के बीच की जो भी अंतर संबंध है उनके बीचों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद अगर और कोई एग्जाम्पल ले तो इसके एग्जाम्पल में हो जाएगा फिर हाइड्रोस्फेयर और फिर लिथोस्फेयर, मतलब जलमंडल और स्थलमंडल के बीच का अध्ययन इनके बीच किया जाता है। इसी में हम लोग उसको कहते हैं ग्लोबल इकोलॉजी। नेक्स्ट है लैंडस्केप इकोलॉजी। इसका मतलब होता है भूदृश्य पारिस्थितिकी। इनके अंतर्गत एक निश्चित भूदृश्य के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न संघटों के पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि स्टडी ऑफ माउंटेन एंड डेजर्ट इकोसिस्टम। ये दोनों एक ही जगह पे होते हैं। स्थल मंडल के बारे में बात करें अगर हम, भूदृश्य मतलब जहाँ तक हम लोग देख सके, या मतलब एक पारिस्थितिकी का कहने का मतलब कि एक, जैसे कि स्थल लेवल को ले लिया हम तो स्थल पे कितने तरह के, इसमें माउंटेन और डेजर्ट मतलब पर्वतीय और मरुस्थलीय के बीच में जो भी स्टडी होती है उनके बीच की जो भी अंतर संबंध की स्टडी होती है उनको हम इसमें शामिल करेंगे। साथ ही साथ उस निश्चित भूदृश्य पर मानव का क्या प्रभाव है इनका भी अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत, भूदृश्य पारिस्थितिकी के अंतर्गत। नेक्स्ट है इकोसिस्टम इकोलॉजी। इसमें मुख्य रूप से दो या दो से अधिक विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्र के बीच पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये देखो इकोसिस्टम इकोलॉजी, ये दोनों चीज़ें हम लोग आगे में पढ़े थे, इनसे पहले स्टार्टिंग में पढ़े थे इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या अंतर है। तो इकोलॉजी और इकोसिस्टम, हम लोग इकोसिस्टम में एक दायरा बनाते हैं उन चीज़ों को रखने के लिए जिसका अध्ययन हम लोग करते हैं किसी भी चीज़ को, तो उस चीज़ के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। तो वो एक सिस्टम का अध्ययन हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजी। अब ये उसी सिस्टम की इकोलॉजी को यहाँ पे मतलब डिफाइन किया गया कि इसमें क्या है कि मुख्य रूप से दो या दो से अधिक विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्र के बीच होने वाले पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन। ये यहाँ से क्लियर नहीं होगा तो देखिए इसमें क्या है, एग्जाम्पल में इंटरेक्शन बिटवीन माउंटेन एंड ग्रासलैंड सिस्टम इकोसिस्टम होगा यहाँ पे। तो मतलब माउंटेन, अब देखो हम छोटे छोटे करके डिवाइड करते जा रहे हैं। पहले क्या था कि एक लेवल से दूसरे लेवल पे, पहले क्या था कि यहाँ पे वायुमंडल और स्थलमंडल दो मंडलों के बीच की बात कर रहे थे वर्ल्ड वाइड में। फिर नेक्स्ट आया कि एक हम स्थलमंडल को ले लिए, स्थलमंडल में क्या माउंटेन और डेजर्ट को ले लिए। फिर क्या है, माउंटेन पे घास भी उगती है तो वो माउंटेन प्लस ग्रासलैंड दोनों को उनके बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। फिर है सामुदायिक पारिस्थितिकी। समुदाय से मतलब ये होता है एक बहुत बड़े लेवल का समुदाय के बारे में बात करें। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि हम मतलब बड़े से छोटे की ओर आते जा रहे हैं। बड़े से छोटे कहने का मतलब कि पहले दो लैंड मतलब मंडल लिए, मतलब स्फेयर लिए, फिर क्या था एक स्फेयर को दो भाग में बांट दिए, फिर उसी में से फिर एक भाग को फिर दो भाग में बांटे, फिर उस भाग में होने वाले जैसे डेजर्ट या ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड में क्या है, ग्रासलैंड में बहुत सारे जीव जंतु आएंगे, तो वो बहुत सारे जीव जंतु का हम एक समुदाय ले लिए। उन समुदाय के बीच की बात करें, उन समुदाय बहुत सारे समुदाय होंगे, उसमें दो या दो से अधिक समुदाय के बीच के होने वाले पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन कहलाता है इसी में। ऑप्शन में आंसर में क्या है, एग्जाम्पल में मरुस्थलीय पारिस्थितिकी में पौधे एवं जीवों के बीच पारस्परिक अंतर संबंधों का अध्ययन। एग्जाम्पल में यहाँ पे और लिखा हुआ मिस टाइप है। फिर नेक्स्ट जनसंख्या पारिस्थितिकी। समान पारिस्थितिकी के विभिन्न संगठनों के बीच पाए जाने वाले अंतर संबंधों का अध्ययन मुख्य रूप से किसी समुदाय का जनसंख्या, उसकी कैसी प्रक्रम स्ट्रक्चर कैसी है, फिर उनकी डेमोग्राफिक क्या स्थिति है, उसके बाद उनका घनत्व भी होगा, उसके बाद जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से उनका अध्ययन किया जाता है। फिर ऑर्गेनिज्मल इकोसिस्टम, यहाँ पे जीव पारिस्थितिकी है। नेक्स्ट इसमें होगा कि इसमें किसी विशेष प्रकार के जीव के व्यवहार कैसी है, उनकी आकृति, उनकी बनावट का क्या है, उनके बीचों का अध्ययन। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि किसी विशेष पारिस्थितिक तंत्र में विशेष प्रकार के जीव किस तरह एवं कैसे पर्यावरण में अपने आप को कैसे वहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं, या फिर किस तरह से उनके बीच का अंतर संबंध पारस्परिक क्रिया कैसी हो रही है, उन चीज़ों को इनमें स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर इकोसिस्टम। मॉलिक्यूलर का मतलब होता है आणविक। आणविक का मतलब एक छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे अणु की बात कर रहे हैं, हम बड़े से छोटे तक आ गए हैं। अब इस अणु में हम प्रोटीन को देखते हैं कि पारिस्थितिक विज्ञान की ये शाखा मुख्य रूप से प्रोटीन उत्पादन
और उनमें इनके जीवों और वातावरण पर प्रभाव का अध्ययन करती है। साथ ही साथ अन्य तत्वों के आणविक संगठन एवं उनकी बनावट एवं उनके प्रभावों का भी अध्ययन करती है इस मॉलिक्यूलर इकोलॉजी में। तो ये टाइप्स हम समझ लिए। टाइप्स में क्या था कि इसमें टाइप्स में बांटना था, पहले डिफाइन कर दिए, डिफाइन के बाद थोड़ा सा हिस्ट्री देख ली, हिस्ट्री के बाद इसमें देख ली टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स। नेक्स्ट देखते हैं कि पारिस्थितिकी विज्ञान का क्या इंपॉर्टेंस है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजी इन आवर स्टडीज, नेक्स्ट वी हैव टू टॉक अबाउट दिस। है यहाँ पे कि पारिस्थितिकी ज्ञान मानव के लिए अत्यंत आवश्यक है। क्या क्या लिखे यहाँ पे मिस टाइप। मानव का वातावरण, मानव क्या है, एक वातावरण का अभिन्न अंग है। जिस तरह से जीव है उसी तरह से मानव भी है, इनको एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। वह अपनी आवश्यकता है जिसमें कि उनकी जो भी मूलभूत आवश्यकता है उनमें सम्मिलित किया जाता है, उसके लिए पर्यावरण पर निर्भर रहती है मानव। कहने का ये मतलब कि पारिस्थितिकी ज्ञान मानव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मानव के बारे में ही पढ़ा जा रहा है। मानव के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यकता है ये मानव खुद डिसाइड करेगा, और वो कहाँ से मिलेगा वो डिपेंड करता है इकोलॉजी पे, वो डिपेंड रहता है इकोसिस्टम पे। ठीक, तो ये चीज़ बताना चाहिए यहाँ पे। तो उन चीज़ों को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से वो एक संतुलन बना के रखती है, इन चीज़ों को यहाँ पे डिवाइड किया गया कि उनमें स्टार्टिंग में जैसे पर्यावरण संरक्षण, अगर हम लोग किसी भी चीज़ का दोहन करते जाए तो पर्यावरण क्या होगा, वो भी नष्ट हो जाएगा। इनको कैसे संरक्षण किया था ये इकोलॉजी से डिपेंड करते हैं। ये आगे हम आपको दिखा देंगे, ये बता देंगे कि पारिस्थितिकी पर्यावरण संरक्षण में मुख्य भूमिका निभाती है। क्यों निभाती है ये हम बताएंगे कुछ देर में। यह हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि किस प्रकार हमारा संसाधनों का दोहन पर्यावरण को प्रभावित करती है। ठीक है, अगर हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा यूज़ करें तो हम लोग पहले जान चुके हैं कि वी हैव टू नॉट अ वेरी लार्ज स्केल इन रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा मात्रा में तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज वो सीमित मात्रा में, उनको कैसे यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ करना है, ये मानव खुद भी डिसाइड करता है। और इन चीज़ों को एक स्केल मात्रा पे दिखाने के लिए इकोलॉजी है। अगर किसी भी चीज़ का अंत हो रहा है, उसका दोहन बहुत मात्रा में हो रहा है, तो इकोलॉजी ये हमें बताती है कि बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, जो कि दुरुपयोग, हम लोग इसको कैसे सुधारें। तो ये पर्यावरण संरक्षण के लिए हम लोग इसको इन्हीं के माध्यम से उसका यूज हो पाता है। नेक्स्ट है संसाधन नियतन। ये नियतन का मतलब है एलोकेशन, संसाधन कहाँ मिलेगी, उनको कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके बारे में यहाँ पे बताया जाता है कि पारिस्थितिकी के द्वारा विभिन्न प्रकार के संसाधनों के आवंटन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन और नियतन, एलोकेशन का पता कर सकते हैं। और कौन कौन से संसाधन पारिस्थितिकी तंत्र को चलाने के लिए सक्षम है, इनके संरक्षण और बचाव के लिए क्या उपाय है, यह भी पारिस्थितिकी के द्वारा ही पता चलता है। फिर एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण। हम लोग को पता है कि कोई भी चीज़ करने के लिए, किसी भी जीवों को उत्पत्ति होने में, उसके विकास होने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर ये हम पारिस्थितिक या अज्ञानता के कारण क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ ऐसे यूज़ करते हैं जो कि यूजेबल नहीं होता है, हम लोग यूज़ नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बट उनका अति दोहन करते हैं, जिससे पर्यावरण में जो भी पारिस्थितिकी है वो असंतुलन पैदा होती है। और पारिस्थितिक समुचित ज्ञान से इसका हम लोग बचाव कर सकते हैं। दैट मीन्स सो दैट ये नेक्स्ट है कि इको फ्रेंडलीनेस। ये हमें बताती है कि हम लोग को या फिर मानव को पर्यावरण के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ कैसे मित्रवत रवैये करने चाहिए, यही चीज़ हमें बताती है। अब है कि नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है कि पारिस्थितिकी का कार्य क्षेत्र क्या क्या है। तो हम लोग पारिस्थितिकी में पढ़ लिए उसका कार्य क्षेत्र क्या क्या हो सकता है। देखो, कार्य क्षेत्र को हम लोग दो भाग में बांट सकते हैं। कार्य क्षेत्र को जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ एक भौगोलिक है और एक मानव के बीच में जो अंतर संबंध है उसके बीच की बात कर रहे हैं। तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत जैसे कि तापमान, प्रकाश, लवणता या जो भी चीज़ें जो ये भौगोलिक है, उन चीज़ों में कहाँ पे कितनी या फिर उपस्थित अन्य रासायनिक तत्वों का अध्ययन जो कि महत्वपूर्ण माना जाता है। उन चीज़ों के बारे में पढ़ने के बाद या जानने के बाद, स्टडी के बाद हम लोग को पता चलता है कि वहाँ पे कौन सी रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकती है। फिर इसके अंतर्गत विभिन्न समुदाय में जीवों की गणना, आबादी के घनत्व का संख्यात्मक और मात्रात्मक अध्ययन किया जाता है। फिर इनके अंतर्गत विभिन्न जैविक कारक तथा समुदाय में जीवों की पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया के अंतर्गत उत्पन्न प्रभावों का अध्ययन होता है। इसी में अनुवांशिकता का अध्ययन होता है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें होती है। इसी में अगर मैनली रूप से बात करें तो पारिस्थितिक के अंतर्गत पारिस्थितिक कारकों के विश्लेषण में भौतिक, रासायनिक शास्त्र, उसके बाद भूगर्भ शास्त्र का मौसम विज्ञान भी इसी से हम लोग डिपेंड करते हैं। और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसके कारण हम लोग को नहीं पता चलता है कि अगर पारिस्थितिकी के बारे में ना अध्ययन करें तो हमें नहीं पता चलेगा कौन चीज़ कितनी यूजेबल है, हम लोग इसको कितना यूज़ कर सकते हैं, उनका क्या दायरा होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग नहीं जान पाएंगे। तो ये एक छोटा सा वीडियो था मेरी, हम बनाए। इसके लिए अगर कोई भी गलती हो तो समझना ट्राई करना। थैंक यू वेरी मच।